आज हम पर्यावरण के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है, लेकिन हमारी जिंदगी के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। भारत की आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स और एस्चरीज यानी ज्वार नदमुख। हमारे एक श्रोता ने इस विषय पर कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स भेजे हैं, तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद इन नोट्स के जरिए ये समझना है कि ये इकोसिस्टम असल में हैं क्या, क्यों इन्हें प्रकृति का सुपरहीरो माना जाता है और आज ये किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। हम सरकार की नीतियों से लेकर हुगली जैसी नदियों की जो जमीनी हकीकत है, हर पहलू को छूने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम वेटलैंड या आर्द्र भूमि शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में किसी दलदल या कीचड़ वाली जगह की तस्वीर आती है। क्या ये बस इतना ही है या कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? आहा, ये एक आम धारणा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आप इन वेटलैंड्स को कुदरत का एक स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं। ये कई काम एक साथ करते हैं। ये प्रकृति के गुर्दे हैं जो पानी को साफ करते हैं। ये एक विशाल स्पंज की तरह है जो बाढ़ के पानी को सोखकर हमें बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अनगिनत जीव जंतुओं का घर है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अच्छा, इन नोट्स के मुताबिक भारत में कुल 27,403 आर्द्र भूमियां हैं। एक मिनट, 27,000 से ज्यादा? ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है। जी, इनमें से 23,444 जमीन के अंदर हैं, मतलब अंतर्देशीय, और 3,959 समुद्र तटों पर यानी तटीय। और इन नोट्स में एक आंकड़ा तो मतलब चौंकाने वाला है कि ये देश के कुल क्षेत्रफल का 18.4% हिस्सा है, मतलब हमारे देश का लगभग 5वां हिस्सा। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात जो सीधे हमसे जुड़ी है, इस 18.4% हिस्से के 70% क्षेत्र में धान की खेती होती है। ओहो, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सीधे सीधे हमारी थाली में रखे चावल से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा अब। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यह हमारी खाद्य सुरक्षा का भी सवाल है। और इनकी शक्लें भी बहुत अलग-अलग हैं। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर मौजूद झीलों से लेकर गंगा के विशाल बाढ़ के मैदानों तक, और समुद्र किनारे के लेगून और मैंग्रोव जंगलों तक, ये सब आर्द्र भूमि के ही अलग-अलग रूप हैं। और इस विविधता में सिर्फ पानी या जमीनी नहीं बल्कि अनोखी वनस्पतियां भी शामिल होंगी। मुझे लगता है यहीं पर कन्नेमारा साबोन के पेड़ की कहानी एकदम फिट बैठती है, जिसका जिक्र नोट्स में है। हाँ, ये एक अद्भुत उदाहरण है। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि अपने आप में एक जिंदा विरासत है। ये दुनिया के सबसे बड़े जीवित सागौन के पेड़ों में से एक है। कितना बड़ा होगा ये अंदाजन? इसकी ऊंचाई है 48.75 मीटर, मतलब किसी 15-16 मंजिला इमारत जितनी। और परिधि यानी घेरा वो 6.48 मीटर्स है। और माना जाता है कि ये 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। 400 साल? जी। और इससे जुड़ी एक स्थानीय कहानी भी है। वाह। कहते हैं कि जब इसे काटने की कोशिश की गई तो इसकी छाल से खून जैसा लाल तरल निकला। अच्छा। इसके बाद परम्बिकुलम की जो जनजातियां हैं, उन्होंने इसे कन्नी मारा यानी वर्जिन ट्री मानकर पूजना शुरू कर दिया। और भारत सरकार ने भी इसके महत्व को समझते हुए इसे महावृक्ष पुरस्कार दिया है। वाह, ये दिखाता है कि ये इकोसिस्टम सिर्फ वैज्ञानिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी कितने अमीर हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन अनमोल जगहों को बचाने के लिए हम कर क्या रहे हैं। नोट्स में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम यानी NWCP का जिक्र है। ये 1985-86 में शुरू हुआ था, मतलब लगभग 40 साल पहले। अगर हमारे पास इतनी पुरानी नीति है तो आज भी हम वेटलैंड्स के सिकुड़ने और प्रदूषित होने की खबरें क्यों सुनते हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, कागज पर यह कार्यक्रम बहुत मजबूत था। इसका मकसद सिर्फ वेटलैंड्स को बचाना नहीं बल्कि उनके, जिसे कहते हैं विवेकपूर्ण उपयोग, उसको बढ़ावा देना था। विवेकपूर्ण उपयोग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम उनका इस्तेमाल तो करें, लेकिन इस तरह कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। तो इसके 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, एक रूल बुक बनाओ, यानी नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करो। दूसरा, इस काम के लिए पैसा दो, यानी वित्तीय सहायता मुहैया कराओ, क्योंकि बिना बजट के अच्छे से अच्छे प्लान भी कागज पर ही रह जाते हैं। सही बात है। तीसरा, काम की निगरानी करना। और चौथा, देश के सभी वेटलैंड्स की एक लिस्ट तैयार करना। और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका भी तय की गई है। मतलब केंद्र योजना बनाएगा, पैसा देगा और राज्य उसे जमीन पर लागू करेगा।
क्या इस मॉडल में कभी कोई टकराव या ढिलाई की गुंजाइश बनती है? बिल्कुल बनती है, और अक्सर यही होता है। केंद्र नीतियां बनाता है, लेकिन जमीन तो राज्य सरकार के अधिकार में होती है। अगर दोनों के बीच तालमेल की कमी हो या राज्य की प्राथमिकताएं अलग हों, तो राष्ट्रीय स्तर की योजना भी जमीनी स्तर पर उतनी असरदार नहीं रह पाती। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे तय होता है कि हजारों वेटलैंड्स में से किसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलेगा और किसे इस कार्यक्रम के तहत खास सुरक्षा दी जाएगी? क्या इसके लिए कोई वीआईपी लिस्ट बनती है? हाँ, आप इसे वीआईपी लिस्ट कह सकते हैं। इसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हैं जो रामसर कन्वेंशन पर आधारित हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो कुछ बड़े सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला, क्या ये अपनी तरह का कोई अनोखा या दुर्लभ वेटलैंड है? दूसरा, क्या ये किसी लुप्तप्राय प्रजाति जैसे किसी खास पक्षी या जानवर का आखिरी गढ़ है? तीसरा, क्या ये किसी पूरे इलाके की बायोडायवर्सिटी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है? और शायद इसमें पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियां या पक्षी भी शामिल होंगे? बिल्कुल। चौथा और पांचवा सवाल उन्हीं से जुड़ा है। क्या ये जगह नियमित रूप से 20,000 या उससे ज्यादा जल पक्षियों को आसरा देती है? 20,000? जी। या फिर किसी एक प्रजाति की आबादी के 1% हिस्से का समर्थन करती है? और पांचवा, मछलियों के आधार पर क्या ये स्वदेशी मछली प्रजातियों के लिए एक अहम नर्सरी या भोजन का स्रोत है? इन वैज्ञानिक मानदंडों के अलावा ये भी देखा जाता है कि क्या वो जगह लोगों को भोजन पानी देती है या क्या उसका कोई सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व है। इन संरक्षण की कोशिशों में एक और शब्द बार बार आता है, मॉन्ट्रॉय रिकॉर्ड। ये सुनने में किसी अवार्ड जैसा लगता है, पर शायद है नहीं। ये क्या चीज़ है? ये अवार्ड नहीं बल्कि एक चेतावनी की घंटी है। आप इसे वेटलैंड्स के लिए एक आईसीयू लिस्ट समझ सकते हैं। ये रामसर सूची का ही एक हिस्सा है जिसमें उन साइट्स को डाला जाता है जो प्रदूषण, इंसानी दखलंदाजी या किसी और वजह से खत्म होने की कगार पर है। इस लिस्ट में आना एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताना है कि इस जगह पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, वरना हम इसे खो देंगे। तो ये एक तरह की खतरे की सूची हुई। भारत की कौन सी साइट्स इस आईसीयू लिस्ट में रही हैं? नोट्स में 3 का जिक्र है और तीनों की कहानी बहुत अलग अलग है। पहली है उड़ीसा की चिल्का झील। 1993 में इसे इस रिकॉर्ड में डाला गया था। वजह क्या थी? वजह थी झील के मुहाने पर गाद जमा होना। इससे उसका समुद्र से संपर्क टूट रहा था और वो धीरे धीरे एक मीठे पानी की झील बनकर मर रही थी। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। अरे वाह, मतलब ये तो एक कमबैक स्टोरी है। अक्सर हम पर्यावरण से जुड़ी नाकामी की कहानियां सुनते हैं, लेकिन ये तो उम्मीद जगाने वाली बात है। क्या नोट्स में ये बताया गया है कि उन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो चिल्का झील को बचा लिया गया? हाँ, चिल्का की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। वहाँ चिल्का विकास प्राधिकरण ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से काम किया। उन्होंने गाद हटाने और झील के मुहाने को फिर से खोलने के लिए एक नया चैनल बनाया। नतीजा ये हुआ कि झील का खारापन संतुलित हो गया, इकोसिस्टम फिर से जिंदा हो गया और 2002 में इसे मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इस कामयाबी के लिए उन्हें रामसर संरक्षण पुरस्कार भी मिला। कमाल है। और बाकी 2 साइट्स, उनकी क्या कहानी है? दूसरी है मणिपुर की लोकटक झील, जो 1993 में इस लिस्ट में आई और आज भी है। यहाँ समस्याएं कई हैं। जंगलों की कटाई, जलकुंभी नाम के पौधे का बेहिसाब फैलना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का बनना, जिसने झील के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया है। तीसरी साइट है राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1990 में पानी की कमी और जानवरों की अनियंत्रित चराई की वजह से इस लिस्ट में डाला गया। ये दोनों आज भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन पारंपरिक तरीकों के अलावा क्या कोई नए या अनोखे उपाय भी अपनाए जा रहे हैं? नोट्स में हैदराबाद के नेकनामपुर झील का जिक्र है, जिसे भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कहा गया है। ये क्या तकनीक है? या टापू बनाया जाता है, फिर इस पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से, यानी बिना मिट्टी के खास तरह के पौधे उगाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें पानी में लटकती रहती हैं और पानी में घुले हुए प्रदूषकों जैसे नाइट्रेट और फॉस्फेट को सोख लेती हैं। तो ये तैरता हुआ बगीचा एक तरह से झील के लिए नेचुरल वाटर प्यूरिफायर का काम करता है। बहुत दिलचस्प। तो हमने देखा कि आर्द्र भूमियां जमीन पर भी होती हैं और तटों पर भी। अब जरा उस जादुई जगह पर ध्यान देते हैं जहां नदी और समंदर का मिलन होता है। इसी जगह को एस्चुएरी या ज्वारनद मुख कहते हैं, है ना? बिल्कुल। ये वो जगह है जहां नदी का मीठा पानी समुंदर के खारे पानी से गले मिलता है
और ये दुनिया के सबसे ज्यादा उत्पादक यानी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी और पोषक तत्व लाती है और समुद्र अपने साथ समुद्री जीवन लाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लगातार बदलाव होता रहता है। नोट्स में इसकी खासियत बताई गई है, लवणता या खारेपन का बदलना। लिखा है कि ये 0 से 35 पीपीटी तक हो सकता है। अब ये 35 पीपीटी कितना खारा हुआ अंदाजे के लिए? ये एक अच्छा सवाल है। 35 पीपीटी का मतलब है लगभग उतना ही खारा जितना खुला समंदर होता है। तो आप सोचिए, एस्चुरी में रहने वाले जीव जंतुओं को एक ऐसे माहौल में रहना पड़ता है जहां पानी हर ज्वार भाटे के साथ कभी मीठा, कभी हल्का खारा और कभी पूरा खारा हो जाता है। इसीलिए यहाँ के जीव बहुत लचीले और मजबूत होते हैं। अच्छा, ये शांत पानी के क्षेत्र होते हैं जो इन्हें समुद्री तूफानों से बचाते हैं और छोटी मछलियों के लिए एक सुरक्षित नर्सरी का काम करते हैं। भारत में तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा जैसी सैकड़ों नदियां समुद्र में मिलती हैं। स्रोत बताते हैं कि 14 प्रमुख, 44 मध्यम और 162 छोटी नदियां हैं। इसका मतलब हमारे पास बहुत सारी एस्चुरी होंगी। जी, और ज्यादातर बड़ी एस्चुरी बंगाल की खाड़ी में है। लेकिन मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि जैसे वेटलैंड्स मुश्किल में है, वैसे ही इनकी हालत भी अच्छी नहीं होगी। नोट्स में तो खतरों की एक लंबी लिस्ट दी गई है। आपकी आशंका सही है। इन खतरों को हम कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला खतरा जो नदी की तरफ से आता है, दूसरा जो जमीन और इंसानी बस्तियों की तरफ से आता है, और तीसरा जो ऊपर आसमान से यानी जलवायु परिवर्तन के रूप में आ रहा है। चलिए पहले खतरे से शुरू करते हैं जो नदी की तरफ से आ रहा है। सबसे बड़ा खतरा है नदियों पर बने बांध। जब हम नदी पर बांध बनाते हैं तो हम असल में एस्चुरी तक पहुंचने वाले ताजे पानी के नल को बंद या कम कर देते हैं। इससे एस्चुरी का खारापन बढ़ जाता है जो वहां के इकोसिस्टम को बर्बाद कर देता है। साथ ही बांध नदी के साथ आने वाली उपजाऊ गाद को भी रोक लेते हैं, जिससे डेल्टा सिकुड़ने लगते हैं। हुगली, नर्मदा, कृष्णा, लगभग हर बड़ी नदी की एस्चुरी इस समस्या से जूझ रही है। और दूसरा खतरा जो जमीन की तरफ से है, वो क्या है? वो है प्रदूषण और अतिक्रमण। हम एस्चुरी एस्चुरी को एक डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का केमिकल वाला कचरा, सब बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा इनमें बहा दिया जाता है। नतीजा, पानी में जहर घुल रहा है, मछलियां मर रही हैं और वही जहर घूम फिरकर हमारी थाली तक पहुंच रहा है। इसके अलावा शहरीकरण, बंदरगाह बनाने के लिए खुदाई करने और खेती के लिए इन जमीनों पर कब्जा करने से भी ये सिकुड़ती जा रही हैं। इसमें व्यावसायिक मछली पकड़ने को भी एक खतरे के तौर पर गिनाया गया है, जो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये तो सदियों से होता आ रहा है। सदियों से होने वाले पारंपरिक मछली पकड़ने से दिक्कत नहीं है। दिक्कत है व्यावसायिक और अनियंत्रित मछली पकड़ने से। बढ़ती मांग के कारण जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ी जा रही है। छोटे छेद वाले जालों का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें मछलियों के बच्चे भी फंस जाते हैं, जिससे उनकी आबादी ही खत्म हो रही है। चिल्का और पुलिकेट जैसी जगहों पर मछली और झींगे के आने जाने के रास्तों में बाड़ लगा दी गई है, जो पूरे इकोसिस्टम का गला घोटने जैसा है। ये तो ऐसा है मानो हम उस मुर्गी को ही काट रहे हैं जो सोने का अंडा देती है। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे बड़ा खतरा, जलवायु वायु परिवर्तन। हाँ, और ये एक ऐसा खतरा है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से ये निचले इलाके धीरे धीरे डूब रहे हैं। पानी का तापमान बढ़ रहा है जिससे कई प्रजातियां या तो मर रही हैं या कहीं और जा रही हैं। और मौसम का मिजाज बदलने से तूफानों की संख्या बढ़ रही है जो इन तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाते हैं। ये एक धीमा जहर है जो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। तो आज की इस बातचीत में हमने आर्द्र भूमि की परिभाषा से लेकर भारत की एस्चुरी पर मंडराते खतरों तक की एक लंबी यात्रा की। ये साफ है कि ये इकोसिस्टम सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। इन नोट से एक बात शीशे की तरह साफ है, ये इकोसिस्टम हमें मुफ्त में वो सेवाएं देते हैं जिनकी कीमत अरबों में होगी। साफ पानी, बाढ़ से सुरक्षा, भोजन और लाखों लोगों के लिए रोजगार। फिर भी हम इन्हें विकास के नाम पर प्रदूषण से और अपनी लापरवाही से लगातार तबाह कर रहे हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। नोट्स हमें बताते हैं कि यही एस्चुएरी मछली पकड़ने, एक बंदरगाहों और पर्यटन के लिए आर्थिक केंद्र भी हैं। ऐसे में लोगों की तत्काल आर्थिक जरूरतों और इन नाजुक इकोसिस्टम के लंबे समय तक जीवित रहने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?
जब एक मछुआरे के परिवार का चूल्हा उसी दिन की पकड़ पर निर्भर करता हो तो उसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग का सही मतलब क्या होता है? इस पर सोचने की जरूरत है।